राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होती है राज्यपाल में। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य के मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करना विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। राज्य के मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करना विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को माफ़ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 161 में। यानी राज्यपाल का क्षमादान शक्ति जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 161 में। राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति होती है। किस विधेयक को? तो धन विधेयक। राज्य मंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 संबंधित है राज्यपाल के कार्यकाल से। अनुच्छेद 156 जो है वो संबंधित है राज्यपाल के कार्यकाल से। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी एवं मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाता है राज्यपाल द्वारा। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यकाल, अधिकारी, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 संबंधित है राज्य कार्यपालिका से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 संबंधित है राज्य कार्यपालिका से। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्दिष्ट है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 157 में। राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान है अनुच्छेद 191। राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान है अनुच्छेद 191 में। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा।
सर्वाधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य परिषद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है पुद्दुचेरी और दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है पुद्दुचेरी और दिल्ली का। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत में राज्य विधान परिषदों की सदस्य की कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल है कितना? 5 वर्ष। भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के तहत। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति जो है वो राज्यपाल में ही निहित होती है अनुच्छेद 154 के तहत। राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किए जाने के प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 198.1 में। धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किए जाने के प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 198.1 में। राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 167 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना कर्तव्य है किनका? मुख्यमंत्री का। भारत के किसी राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। भारत के किसी राज्य का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का बजट जो है वो पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्य के विधानसभा के प्रति। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्य की विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा।
राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक। राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यभार संभाला जाता है उपराज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यभार संभाला जाता है उपराज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 164 खंड 1A में। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल मंत्रियों के 15% से अधिक नहीं होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 164 के खंड 1A में। विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या उस सदन की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य विधानमंडल में होते हैं एक राज्यपाल और एक सदन या 2 सदन। प्रत्येक राज्य विधानमंडल में होते हैं एक राज्यपाल और एक सदन या 2 सदन। विधानसभा की संरचना उल्लेखित है अनुच्छेद 170 भाग 6 में। विधानसभा की संरचना जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 170 में भाग 6। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य होने चाहिए 500। किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य होने चाहिए 500। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। संविधान में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का उल्लेख है भाग 6 में। संविधान में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का उल्लेख है भाग 6 में। किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, यह अनुच्छेद 172.2 के में लिखा गया है। अनुच्छेद 172.2 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी। राज्य में विधान परिषदों का उत्साह या सृजन संबंधित है अनुच्छेद 169 से। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन संबंधित है अनुच्छेद 169 से। क्षमा दान देने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 161 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 153 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 153 में। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 172 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 172 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता संबंधी प्रावधान जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 173 में। राज्य विधानसभा की सदस्यताओं के लिए योग्यता संबंधी प्रावधान जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 173 में। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 70। दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या है 70। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 403। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 403। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 157 में। राज्य से संबंधित कैग की रिपोर्ट सौंपी जाती है राज्यपाल को। राज्य से संबंधित कैग की रिपोर्ट जो होती है वो राज्यपाल को सौंपी जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी राज्य के विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य की विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश 403। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में 403। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 155 में। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 155 में। राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 166 में। राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख है अनुच्छेद 166 में। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 213 में। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए बुलाने का कार्य किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए बुलाने का कार्य किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा। तेलंगाना विधानसभा की स्थापना हुई थी कब? 2014 में। तेलंगाना विधानसभा की स्थापना हुआ था 2014 में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 163.1 में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 163.1 में। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही की जाती है राज्यपाल के नाम से। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही की जाती है राज्यपाल के नाम पर। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक संचालित की गई है 1913 में। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक संचालित की गई है 1913 में। विधानमंडल की रिक्त सीट को भरने के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। विधानमंडल की रिक्त सीट को भरने के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
लिया गया कानून वो जो है वो भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना ही आदेश का समीक्षा कर सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, यह अनुच्छेद 233 में वर्णित है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, अनुच्छेद 129 में यह वर्णित है। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना होगा, यह अनुच्छेद 144 में बताया गया है। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना होगा, यह अनुच्छेद 144 में वर्णित है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आती है उसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनने की सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है यह उसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकारिता के आरोप पर निचली न्यायालय से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं उत्प्रेषण रीट में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप पर निचली न्यायालय से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं उत्प्रेषण रीट में। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति निहित है अनुच्छेद 226 में। कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति निहित है अनुच्छेद 226 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रीट के प्रकार हैं जो जारी किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रीट के प्रकार हैं जो जारी किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। वह रीट जिसके तहत अदालतें ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग करती है, वह रीट जिसके तहत अदालतें किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग करती है जिसके लापता होने या हिरासत में होने का संदेह होता है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह रीट जिसके तहत अदालतें किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग करती है जिसके लापता होने या हिरासत में होने का संदेह होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। सर्वोच्च न्यायालय किसके प्रवर्तन के लिए रीट जारी करता है? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी वर्ष 1950 में। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी वर्ष 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद
17। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 124 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 217। न्यायालय अवमानना अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। न्यायालय अवमानना अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था 2008 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था 2008 में। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आवश्यकता होती है विशेष बहुमत की। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आवश्यकता होती है विशेष बहुमत की। सर्वोच्च न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जो उसे केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है वह है मूल क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जो उसे केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है वह है मूल क्षेत्राधिकार। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारित होते हैं राज्यों की संचित निधि पर। भारतीय न्यायपालिका की संरचना है 3 स्तरीय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना है 3 स्तरीय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति निहित है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति निहित है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था कब? 1862 में। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था 1862 में। भारत का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था वर्ष 1971 तक। हिमाचल प्रदेश जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के ही अधिकार क्षेत्र में था वर्ष 1971 तक। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन भारित होती है भारत के संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन जो है वो भारित होती है भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 348.1 में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह वर्णित है अनुच्छेद 348.1 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है अनुच्छेद 219 से। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है अनुच्छेद 219 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 किसकी स्थापना से संबंधित है? उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 किसकी स्थापना से संबंधित है? ये उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 241 के तहत। संसद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 241 के तहत। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 124.2 के तहत। भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 124.2 के तहत।
राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं, यह वर्णित है अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां का उल्लेख है अनुच्छेद 140 में। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 140 में। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह वर्णित है अनुच्छेद 129 में। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, यह वर्णित है अनुच्छेद 129 में। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, यह वर्णित है अनुच्छेद 124.2.a में। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, अनुच्छेद 124.2.a के तहत। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है अनुच्छेद 128 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है अनुच्छेद 128 के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश और द्वारा उल्लेखित अनुच्छेद 146.1 में। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 146.1 में के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व करता है कौन? महासचिव। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व करता है महासचिव। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? 1862 में। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 134 में। आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 134 में। कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक होता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय का किस केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। कलकत्ता उच्च न्यायालय का किस केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना है? 72। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 72। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1 जुलाई 1862 को गठित किया गया था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसका गठन 1 जुलाई 1862 को हुआ था। सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय के। अधीनस्थ न्यायालय कितने प्रकार के? सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया गोलकनाथ मामले 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया गोलकनाथ मामले 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह लिखा गया है अनुच्छेद 141 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो होगा वह भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह अनुच्छेद 141 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 137 के तहत भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी डिक्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। अनुच्छेद 142.1 में पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी डिक्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। अनुच्छेद 142.1 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 130 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें उल्लेखित है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों उल्लेखित है। अनुच्छेद 217 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 127 में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 127 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करना चाहिए कम से कम 10 वर्षों तक। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में कार्य करना चाहिए कम से कम 10 वर्षों तक। पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी 1963 में। पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी 1963 में। किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षात्मक दीवार के रूप में भी जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षात्मक दीवार के रूप में जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितनी? 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 124.2 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 124.2 के तहत। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना उल्लेखित है अनुच्छेद 144 में। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना उल्लेखित है अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सभी संदेह और विवादों का
निर्णय किया जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सभी संदेह और विवादों का निर्णय किया जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति होगी, उल्लेखित होगी अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना त्याग पत्र सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 129 और 142 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के तहत। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 127 में। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 127 में उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 129 में। वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है वो है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का एक उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 143 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र जो है वो आयोजित हुआ 28 जनवरी 1950 को। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रारंभ करने के लिए उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रारंभ करने के लिए उस पर 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ करने के लिए उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए 50 सदस्यों का। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ करने के लिए उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए 50 सदस्यों का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई है 1866 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 215 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 215 में।
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है विशेष बहुमत द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है विशेष बहुमत द्वारा। राष्ट्रपति किसके परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश राष्ट्रपति किसके परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश राष्ट्रपति किसके परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति जो है वो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था आधारित है एकल एकीकृत प्रणाली पर। भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वह आधारित है एकल एकीकृत प्रणाली पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारित होते हैं भारत के संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के चार्टर के तहत किया गया था कलकत्ता में। भारत के संविधान ने एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की स्थापना की जो एकीकृत और स्वतंत्र है। भारत के संविधान ने एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की स्थापना की जो एकीकृत और स्वतंत्र है। जिला एवं सत्र न्यायालय को वर्गीकृत किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के रूप में। जिला एवं सत्र न्यायालय को वर्गीकृत किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के रूप में। लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। सामाजिक न्यायपीठ नामक विशेष पीठ का गठन किया गया था न्यायमूर्ति H.L. दत्तू द्वारा। सामाजिक न्यायपीठ नामक विशेष पीठ का गठन किया गया था न्यायमूर्ति H.L. दत्तू द्वारा। वह रीट जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है वह कहलाती है उत्प्रेषण सर्टियोरारी। वह रीट जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है वह कहलाती है उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी रीट। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। यह जारी की जाती है किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। भारतीय न्यायपालिका की संरचना है त्रिस्तरीय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना है त्रिस्तरीय। प्रथम लोकायुक्त की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। प्रथम लोकायुक्त की स्थापना हुई थी कहाँ? महाराष्ट्र में। पंचायत और नगर पालिकाएँ।
पंचायत और नगर पालिकाएं की बात करें तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जरूरी है 21 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ संबंधित है पंचायतों से। संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ संबंधित है पंचायतों से। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन। पंचायत का अर्थ क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन। पंचायत की संस्था जिसकी गठन किया गया है अनुच्छेद 243 बी के तहत। पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था। पंचायत का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 बी के तहत। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूरा किया जाएगा 6 महीने के भीतर। यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूरा किया जाएगा 6 महीने के भीतर। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक बैठक कहलाती है ग्राम सभा। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक बैठक कहलाती है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष में। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नगर पालिकाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग की। नगर पालिकाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग की। किसी पंचायत के कार्यकाल की अवधि उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ होगी 5 वर्ष तक रहती है। किसी पंचायत के कार्यकाल की अवधि उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहती है। पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा के उपबंध उल्लेखित है अनुच्छेद 243 जे में। पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा के उपबंध उल्लेखित है अनुच्छेद 243 जे में। नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत। नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत। यदि पंचायती राज संस्थाएं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो आमतौर पर नए चुनाव कराए जाने चाहिए 6 माह के भीतर। यदि पंचायती राज संस्थाएं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो आमतौर पर नए चुनाव कराए जाने चाहिए 6 माह के भीतर। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है शहरी स्थानीय निकायों से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है शहरी स्थानीय निकायों से। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 29 विषय। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत का गठन किस स्तर पर नहीं किया जाएगा? मध्यवर्ती स्तर पर।
अनुच्छेद 243 के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत का गठन मध्यवर्ती स्तर पर नहीं किया जाएगा। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। नगर निगम बोर्ड और जिला बोर्ड का अध्यक्ष होता है एक निर्वाचित पदाधिकारी। नगर निगम बोर्ड और जिला बोर्ड का अध्यक्ष होता है एक निर्वाचित पदाधिकारी। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन उल्लेखित है अनुच्छेद 40 में। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेखित है अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था मई 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था मई 2004 में। पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 में। पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई संबंधित है पंचायत की अवधि से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई संबंधित है पंचायत की अवधि से। संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9A के अंतर्गत। संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9A के अंतर्गत। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के संबंधित है पंचायतों के चुनाव से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के संबंधित है पंचायतों के चुनाव से। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व उल्लेखित है अनुच्छेद 243 जी में। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व उल्लेखित है अनुच्छेद 243 जी में। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज की स्थापना की गई। दिल्ली को छोड़कर भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज की स्थापना की गई है, लेकिन दिल्ली में नहीं। सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती व्यवस्था है, लेकिन नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत एक हिस्सा है पंचायती राज व्यवस्था का। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत एक हिस्सा है पंचायती राज व्यवस्था का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। एक सही चार्टर के द्वारा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 ईस्वी में। एक शाही चार्टर के द्वारा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 में। नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर या महापौर। नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर या महापौर। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया को कहा जाता है सरपंच। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया को कहा जाता है सरपंच। सरपंच का चुनाव बोर्ड सदस्यों द्वारा किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। सरपंच का चुनाव जो है वो वार्ड सदस्यों द्वारा
सरपंच का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए। नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है भाग 9A अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ZG में। नगर पालिकाओं का उल्लेख है भाग 9A में अनुच्छेद 243P से लेकर के 243 ZG में। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है नगर परिषद के द्वारा। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है नगर परिषद द्वारा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है नगर पालिकाओं से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है नगर पालिकाओं से। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है नगर आयुक्त। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है नगर आयुक्त। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य है बिहार। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य है बिहार। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है वह कहलाता है नगर निगम। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है वह कहलाता है नगर निगम। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था कब? 1993 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया राजस्थान के नागौर से। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था राजस्थान के नागौर में। पंचायतों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। पंचायतों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरपंचों की संख्या होती है 1। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंचों की संख्या होती है 1। नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन होते हैं मनोनीत सदस्य। नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन जो होते हैं वो होते हैं मनोनीत सदस्य। राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 243C के तहत। राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 243C के तहत। पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है ग्राम सभा। नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों का गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों का गठन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है कौन? सरपंच यानी मुखिया, सरपंच या मुखिया। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच या मुखिया। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है कौन? चेयरमैन जिसको प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है चेयरमैन। जिला परिषद का प्रमुख होता है सभापति। जिला परिषद का मुख्य होता है सभापति जो कि अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का मुख्य प्रमुख होता है कौन? सभापति। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक।
ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है समिति के सदस्यों के द्वारा। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है समिति के सदस्यों के द्वारा। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम निकाय है शहरी स्थानीय प्रशासन के। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम निकाय है शहरी स्थानीय प्रशासन के। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है 18 विषय। नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है 18 विषय। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश 1959। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश 1959। अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा। पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी होती है? 1/3। पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती है 1/3। पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन आयोजित किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन जो है वो आयोजित किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायती राज संरचना में स्तरों की संख्या होती है 3। पंचायती राज संरचना में स्तरों की संख्या कितनी होती है? 3। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित होती है 1/3। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं 1/3। संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। संविधान का भाग 9A जो है वो संबंधित है नगर पालिका से। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है महापौर के द्वारा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है महापौर के द्वारा। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को जाना जाता है नगर पालिकाओं के रूप में। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को जाना जाता है नगर पालिकाओं के रूप में। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से स्वशासन की संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से स्वशासन की संस्थाएं हैं। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति निहित है राज्य विधान मंडल में। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति निहित है राज्य विधान मंडल में। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 243D में। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह उल्लेखित है अनुच्छेद 243D.3 में। पंचायत समिति पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय में। पंचायत समिति पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय में।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। राष्ट्रीय विस्तार दिवस शुरू की गई थी 1943 में। राष्ट्रीय विस्तार दिवस शुरू की गई थी 1943 में। किसी गांव में भूमि अभिलेख अधिकारी को जाना जाता है पटवारी के नाम से। किसी गांव में भूमि अभिलेख अधिकारी को जाना जाता है पटवारी के नाम से। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तार। पंचायत अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 1996 में। पंचायत अधिनियम जो है वो भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 1996 में। पंचायती राज के रूप में तीसरे स्तर की स्थापना की गई थी 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में। पंचायती राज के रूप में तीसरे स्तर की स्थापना की गई थी 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में। अब है सरकारी संस्थाएं की बात करें तो केंद्र के सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा विवादों को समाधान किया जाता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा। केंद्र के सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा विवादों को समाधान किया जाता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना कर्तव्य है अटॉर्नी जनरल का। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना कर्तव्य है अटॉर्नी जनरल का। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब जो है वो संवैधानिक निकाय हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। भारत में सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जो है वो जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 148 संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 151 जो है वो संबंधित है कैग के ऑडिट रिपोर्ट से। कैग का ऑडिट रिपोर्ट संबंधित है अनुच्छेद 151 से। भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने के सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है वित्त आयोग के द्वारा। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने के सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है वित्त आयोग द्वारा। भारत का प्रथम वित्त आयोग स्थापित किया गया था कब? 1951 में। भारत का प्रथम वित्त आयोग स्थापित किया गया था 1951 में। वित्त आयोग जो है वो कैसा निकाय है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी कब? 1993 में।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? भारत का महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। वित्त आयोग की संरचना में शामिल है एक अध्यक्ष और 4 अतिरिक्त सदस्य। वित्त आयोग के संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। वित्त आयोग सिफारिशें करता है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पारिवारिक न्यायालय विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था 18 जुलाई 2022 को। पारिवारिक न्यायालय विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था 18 जुलाई 2022 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय, राज्य मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग ये सब जो है वो संवैधानिक निकाय है। भारत के निर्वाचन आयोग ने पहली बार बहुसदस्यीय संरचना को अपनाया 1989 में। भारत के निर्वाचन आयोग ने पहली बार बहुसदस्यीय संरचना को अपनाया 1989 में। भारतीय मानक ब्यूरो किसके तत्वावधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है? भारतीय मानक ब्यूरो किसके तत्वावधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ था कब? यानी नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ये सब जो है वो आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय निकाय है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह एकल सदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी कब? 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं का आयोजन करता है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं का आयोजन करता है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई 1978 में। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई 1978 में।
संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया भाग 15। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 ए के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 ए के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 बी के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 338 बी के तहत। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संघ से संबंधित कैग की रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति को। संघ से संबंधित कैग की रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति को। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख तथा सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख तथा सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। योजना आयोग का स्थान ले लिया किसने? नीति आयोग ने। योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था कब? 15 मार्च 1950 को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का गठन किया गया था 17 मार्च 1986 को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का गठन किया गया था 17 मार्च 1986 को। कंपनी कानून 2013 के अनुसार नागरिक प्रकृति के कॉरपोरेट विवादों का प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के द्वारा। कंपनी कानून 2013 के अनुसार नागरिक प्रकृति के कॉरपोरेट विवादों का प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी 1 जून 2016 को। NCLT राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT की स्थापना की गई थी 1 जून 2016 को। नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। CBI की स्थापना वर्ष 1941 में किस नाम से की गई थी? स्पेशल पुलिस
एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई की स्थापना 1941 में की गई थी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से। केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपनी शक्तियां प्राप्त होती है दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी शक्तियां प्राप्त होती है दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना की गई थी 1968 में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी 1968 में। भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण तय किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण जो है वो तय किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा किस में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार की जाती है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार जारी की जाती है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1956 में। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1956 में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के। महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक कैसा निकाय है? केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा निकाय? राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक वैधानिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी जिसे जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी जिसे जोड़ा गया था 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 89वां संशोधन 2003।
अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति हुई अनुच्छेद 323 ए से। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति हुई अनुच्छेद 323 ए से। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है भारत चुनाव आयोग के द्वारा। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है भारत चुनाव आयोग के द्वारा। एक संवैधानिक संस्था जो देश में चुनावों का संचालन और विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है वह है चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324। एक संवैधानिक संस्था जो देश में चुनाव का संचालन और विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है वह चुनाव आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सदस्य की कुल संख्या होती है कितनी? 3। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के द्वारा। पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था। अफगानिस्तान के वर्तमान संसद भवन का निर्माण किया गया था भारत के द्वारा। अफगानिस्तान के वर्तमान संसद भवन का निर्माण किया गया था भारत के द्वारा। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बंगाली। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी कब? वर्ष 1948 में। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी वर्ष 1948 में। भारतीय शांति रक्षा बल IPKF को श्रीलंका भेजा गया था 1987 में। भारतीय शांति रक्षा बल IPKF को श्रीलंका भेजा गया था 1987 में। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की स्थापना करने वाला नया संविधान अपनाया गया वर्ष 1948 में। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की स्थापना करने वाला नया संविधान अपनाया गया वर्ष 1978 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था 2015 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था 2015 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना 1971 में। बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र देश बना 1971 में। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? ताजुद्दीन अहमद। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। भूटान की संसद को कहा जाता है तसोगडू। भूटान के संसद को कहा जाता है तसोगडू। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो यूके किंगडम के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया कब? सितंबर 2015 में।
भारत के अतिरिक्त तमिल आधिकारिक भाषा है श्रीलंका और सिंगापुर। भारत के अतिरिक्त तमिल आधिकारिक भाषा है श्रीलंका और सिंगापुर की। चीन की राष्ट्रीय संसदीय संस्था का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की राष्ट्रीय संसदीय संस्था का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से लेकर के 1971 तक। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से 1971 तक। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में।